हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। डीएनडी न्यूज में आपका स्वागत है। तो आइए आज का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो न्यूज है, मेघालय में वैक्सीन व्युत्पन्न पोलियो के एक दुर्लभ मामले ने दो बूंद पद्धति पर बहस को छेड़ दिया। ठीक है, तो जो पोलियो में खुराक दिया जाता है और जो खुराक दिया गया है उसी से फिर से पोलियो हो गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं भारत में पोलियो का उन्मूलन कब हो गया था। तो 2011 में हो चुका है। डब्ल्यूएचओ ने ये मान्यता दे दी है। फिर भी ऐसे दुर्लभ मामले सामने आए हैं जिसमें मौखिक खुराक में मौजूद कमजोर वायरस के संपर्क में आने से व्यक्तियों विशेषकर बच्चों में पोलियो विकसित हो गया। ठीक है, तो देखिए जो ओपीवी दिया जाता है मौखिक खुराक, उसमें कौन सा चीज मौजूद होता है, तो कमजोर वायरस से ये बना होता है। ठीक, जो पोलियो का वायरस होता है उसी के कमजोर वायरस से इसको बनाया जाता है। तो मेघालय के पश्चिमी गारो जिले में एक 2.5 साल के बच्चे को पोलियोमाइलाइटिस या पोलियो पाया गया है। केंद्र सरकार ने का कहना है कि यह इम्यूनो डिफिशियंसी बच्चे आईवीडीपीए में वैक्सीन व्युत्पन्न पोलियो का मामला है। तो इम्यूनो डिफिशियंसी बच्चे मतलब कि उसमें जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कम थी, जिससे भारत में मौलिक पोलियो वैक्सीन ओपीवी के बजाय निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन आईपीवी इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन को स्विच करने की मांग उठ रही है। ठीक है, तो पहले ही मैंने आपको बताया कि 2011 में भारत में पोलियो उन्मूलन हो गया है। लेकिन वीडीपीवी वीडीपीवी क्या होता है वो देख लीजिए। वीडीपीवी, जब कोई व्यक्ति ज्यादातर बच्चे ओपीवी में मौजूद कमजोर पोलियो वायरस के संपर्क में आने के बाद पोलियो उनमें विकसित कर देता है, तो यह क्या है, एक दुर्लभ मामला कहलाता है। ठीक है, तो जो आईवीडीपीवी है उसमें क्या होता है कि जब हम पोलियो का खुराक दिए और कोई व्यक्ति है ज्यादातर बच्चों में, जब उनमें प्रतिरोधक क्षमता कम होती है तो वो कार्य नहीं करता है और पुनः उनमें पोलियो के लक्षण नजर आने लगते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, वीडीपीवी। ठीक है, अत्यधिक प्रभावी होने के बावजूद ओपीवी लगभग 2.7 मिलियन खुराक में से एक की दर से तो जो ओपीवी होता है वो क्या है, बहुत ही प्रभावी है, परंतु बहुत सारे मामले जैसे यहाँ दिया है आंकड़ा 2.7 मिलियन खुराक में से एक ऐसा लक्षण दिखाई दे देता है जिसमें पोलियोमाइलाइटिस या पोलियो का कारण बन सकता है। तो ये चिंता का विषय क्यों है, देखिए आमतौर पर एक स्वस्थ व्यक्ति 6 सप्ताह के भीतर पोलियो वायरस संक्रमण से मुक्त हो जाता है। ठीक है, हालांकि प्राथमिक प्रतिरक्षा वाहिनी मतलब प्रतिरोधक क्षमता कम हो, जैसे पर्याप्त प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा हो, तो उसकी आंतों में लगातार संक्रमण हो सकता है। ठीक है, जहां पोलियो वायरस प्रतिकृत बनाता है मतलब रिप्लिकेट होते जाता है और उनके मल में लंबे समय तक वायरल शेडिंग्स हो जाते हैं। ठीक, तो ये पोलियो के लक्षण है जिससे ये पता चलता है। जो आईवीडीपीवी है इसके मामले में आमतौर पर ये जल्दी पता नहीं चलता क्योंकि ये शिथिल तरीके से अटैक करता है। तो इसमें क्या होता है, बच्चों की मांसपेशियों की टोन जो होती है उनमें कमी के साथ अचानक कमजोरी आने लगती है। साथ में जो शुरुआती लक्षण है उसमें श्रोणि सूजन रोग के रोगियों के बीच भी पोलियो वायरस संक्रमण के लिए निगरानी के माध्यम से लगाया जाता है। तो ये दो जो चीजें हैं वो बताती है कि मतलब इसमें पोलियो ने अटैक कर दिया है। ठीक है, अत्यधिक संक्रामक रोग है ये। पोलियो एक अत्यधिक संक्रामक रोग है जो एक वायरस के कारण होता है। तो पोलियो किससे होता है, वायरस से। इससे क्या प्रभावित होता है, तो हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है उसी पर आक्रमण करता है और कुछ मामलों में कुछ ही घंटों में पूर्ण पक्षाघात का कारण बन सकता है, मतलब पैरालाइज आप हो सकते हैं। ठीक, तो इस वायरस के 3 मुख्य प्रकार हैं। एक को बोलते हैं WPVI-1। ठीक है, वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप फर्स्ट, यहाँ जंगली लिखा हुआ है इसका मतलब वाइल्ड से है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है,
यह मुख्य रूप से मल मौखिक मार्ग या कभी कभी दूषित पानी या भोजन के माध्यम से व्यक्ति में भी फैल सकता है। तो देखिए, अगर आप गंदा पानी पीते हैं तब भी फैल सकता है, और आप व्यक्ति के संपर्क में भी आते हैं तब भी फैल सकता है, और अगर आप का भोजन जो है दूषित है तब भी हो सकता है। शुरुआती लक्षण में क्या होता है, तो बुखार आएगा, थकान होगी, सिर दर्द होता है, उल्टी, गर्दन में अकड़न जैसा फील होगा और अंगों में दर्द महसूस होता है। भारत में 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के लिए वाईवैलेंट टाइप 1 और 3 वैक्सीन दिया जाता है। ठीक है, तो वाईवैलेंट ओपीवी के साथ 1 वर्षीय राष्ट्रीय और 2 उपराष्ट्रीय पल्स टीकाकरण अभियान चलाया जाता है। ठीक है, तो एक तो वार्षिक राष्ट्रीय चलता ही है, उसके साथ 2 उपराष्ट्रीय भी चलता है। इसके अतिरिक्त 5 खुराकों वाला नियमित टीकाकरण भी दिया जाता है। राज्यों के आधार पर देखें तो प्रति बच्चे कुल 10 से 15 खुराकें दी जाती हैं। अप्रैल 2016 से पहले देश में प्रशासित ओपीवी में टाइप 2 पोलियो वायरस भी शामिल था, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया क्योंकि 1999 में इसे विश्व स्तर पर उन्मूलन घोषित कर दिया गया था। अब देख लेते हैं कि ओपीवी और आईपीवी में क्या डिफरेंसेज है। तो ओपीवी जो है मुंह के माध्यम से प्रशासित होता है, दिया जाता है, इसलिए यह आंतों और रक्त दोनों में एंटीबॉडी के उत्पादन को सक्रिय करता है। ठीक, इसका मतलब यह है कि अगर भविष्य में कोई टीका लगाया गया व्यक्ति वाइल्ड पोलियो वायरस के संपर्क में आता है तो वायरस प्रतिकृति बनाने और अन्य लोगों को संक्रमित करने में सक्षम नहीं होगा। तो अगर हम ओपीवी के माध्यम से देते हैं तो ये क्या करता है, जो इंस्टेटाइन है और रक्त है, ब्लड, इन दोनों में एंटीबॉडी क्रिएट करता है, और अगर आप दूसरे के संपर्क में भी आते हैं तो यह वायरस जो है रिप्लिकेट नहीं होता है। ठीक, और आप संक्रमण से बच जाएंगे। समस्या इसमें कहाँ आती है, तो समस्या है कमजोर वायरस का उच्च संचरण एक समस्या है। जिन समुदायों में बड़ी संख्या में लोगों को टीका लगाया गया है वहाँ आगे का संचरण सीमित हो जाता है। ठीक है, और पोलियो वायरस जल्दी ही मर जाता है। हालांकि कम टीकाकरण कवरेज वाले क्षेत्र में यह कमजोर वायरस कई महीनों तक प्रसारित हो सकता है और धीरे धीरे पैरालाइज का कारण बन सकता है। ठीक है, और इसमें पर्याप्त उत्परिवर्तन मतलब म्यूटेशन जमा कर सकता है। ठीक है, दूसरी ओर आईपीवी में क्या होता है कि रक्त में एंटीबॉडी को सक्रिय करने में ये प्रभावी है, जो वायरस को नसों तक जाने और पैरालाइज का कारण बनने से रोकता है। तो बेसिकली आईपीवी में हम क्या करते हैं, सिरिंज से देते हैं, तो उसको जो सुई दी जाती है वो नसों में दी जाती है, इसलिए ब्लड में क्या होता है, एंटीबॉडी हमारा एक्टिव हो जाता है, लेकिन आंतों में एंटीबॉडी को सक्रिय करने में कम प्रभावी होता है। तो जब हम आईपीवी का प्रयोग कर रहे हैं तो ये एंटीबॉडी कहाँ बना रहा है, ब्लड में, लेकिन यह आंतों में जो एंटीबॉडी है उसको सक्रिय करने में ज़्यादा प्रभावी नहीं है। इसका मतलब यह है कि टीका लगाया गया व्यक्ति अभी भी वाइल्ड पोलियो वायरस से संक्रमित हो सकता है, इसे दूसरों तक पहुंचा सकता है, भले ही वह खुद बीमार ना हो। तो ये एक मेन डिफरेंस है आपको आईपीवी और ओपीवी में। देखिए, सेकंड जो न्यूज है, अमेरिका में पहली बार एफडीए ने नाक से दिए जाने वाले फ्लू के टीके के घरेलू इस्तेमाल को मंजूरी दी है। भारत में ऐसा अभी कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। तो अमेरिका में पहली बार उसके खाद्य और औषधि प्रशासन ने पिछले सप्ताह ही इन्फ्लुएंजा के खिलाफ नाक से दिए जाने वाले टीके को मंजूरी दे दी है। और यह जो टीका है किसने बनाया है, तो ब्रिटिश स्वीडन फार्मा दिग्गज कंपनी है एस्ट्राजेनिका। ठीक है, उसने फ्लूमिस्ट नामक क्या है टीके का वैक्सीन का निर्माण किया है, जो 2 से 49 वर्ष की आयु के व्यक्ति को दिया जा सकता है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस उप प्रकार ए और बी के कारण होने वाले इन्फ्लुएंजा बीमारी की रोकथाम में यह मदद करेगा। तो देखिए, इन्फ्लुएंजा जिसे सामान्यतः फ्लू भी कहा जाता है, इससे बचाव का यह टीका है। इसमें मेन मुद्दा क्या है कि जो स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता है जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनकी आवश्यकता नहीं होगी आपको इस टीके को लेने के लिए। ठीक, इस टीके में जीवित इन्फ्लुएंजा वायरस का कमजोर रूप होता है, तो ये ध्यान रखना है।
और इसे नाक पर छिड़का जाता है और फ्लोमिड प्राप्त करने के लिए अभी भी डॉक्टर के पर्चे की आवश्यकता होती है। तो ये ध्यान रखना है कि ये डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब कर सकता है, लेकिन इसको लेने के लिए आपको डॉक्टर के पास या नर्स की जरूरत नहीं होगी। इसे नाक में लगाइए और छिड़क दीजिए, ये काम करने लगता है। इन्फ्लुएंजा वायरस 4 प्रकार के होते हैं, ए, बी, सी, डी। इन्फ्लुएंजा ए और बी वायरस फैलते हैं और मौसमी महामारी का कारण बनते हैं। तो ये ए और बी के लिए कारगर है। भारत में हर साल मौसमी इन्फ्लुएंजा के 2 चरण होते हैं। एक है जनवरी से मार्च के बीच में और दूसरा होता है मानसून के दौरान। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। तो सरकार ने नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में अफस्पा 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। ठीक है, नागालैंड के 8 और अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों एवं कुछ अन्य क्षेत्रों में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम अफस्पा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। किसी क्षेत्र या जिले को अफस्पा के तहत अशांत क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जाता है ताकि वह सशस्त्र बलों की गतिविधियों को सुगम बना सके। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 1958 की धारा 3 का प्रयोग किया है। ठीक है, तो उसमें जो प्रदत्त शक्तियां हैं उसका इस्तेमाल किया है और नागालैंड के 8 जिलों और 5 दूसरे जिलों में 21 थाना क्षेत्रों में 1 अप्रैल 2024 से अगले 6 महीने तक इसे अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। अब अफस्पा के तहत क्या विशेषाधिकार मिलता है? तो अशांत क्षेत्रों में तैनात सशस्त्र बलों को कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यकता पड़ने पर तलाशी ले सकते हैं, गिरफ्तार करने और गोलियां तक चलाने की व्यापक अधिकार होती है। और इनको ये अधिकार किससे मिला है? 1958 लॉ से। तो देखिए, करतार सिंह तंवर विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है क्योंकि उन्होंने आप छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये पहले छतरपुर के विधायक थे। तो बेसिकली ये क्यों हुआ है? तो जो दिल्ली विधानसभा की सदस्यता इनकी चली गई है, विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने दल बदल विरोध कानून के तहत इसे समाप्त किया है। तो ध्यान रखिएगा, दल बदल अधिनियम कब आया था? तो 1985 में आया है और 52वां संविधान संशोधन के तहत आया था। और किसको अधिकार होता है? तो जो चेयरमैन होता है उसी को क्या होता है अधिकार? उनकी सदस्यता को खत्म करने का अधिकार होता है। तो ये ध्यान रखना है। और भी आप पढ़ लें। तो देखिए, पैरासीटामोल पैन-डी सहित 50 से अधिक दवा मानक गुणवत्ता के अनुरूप नहीं है। ठीक है, ऐसा किसने कहा है? औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने। तो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन सीडीएससीओ ने अपनी हालिया मासिक रिपोर्ट में 50 से अधिक दवाओं को मानक गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया है। ठीक है, इस सूची में पैरासीटामोल शामिल है, पैन-डी है, कैल्शियम सप्लीमेंट जैसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाली दवाएं हैं। इसके पहले भी सीएससीओ ने अगस्त 2024 में अपनी रिपोर्ट में मानक गुणवत्ता के नहीं मतलब एनएसक्यू अलर्ट किया था और उसमें जैसे विटामिन सी, D3, सेलकम, एंटासिड पैन-डी, पैरासीटामोल, विटामिन सी सैफ्ट्रेजेल, मधुमेह रोगी दवा ग्लिम्पेराइड, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और उच्च रक्तचाप की दवाएं टेलीमेस्टर्न को शामिल किया था। ये विफलताएं क्यों हैं? तो खराब विनिर्माण प्रथाएं हैं, उत्पादन के दौरान संदूषण की समस्या है, अपर्याप्त गुणवत्ता नियंत्रण से जुड़ी समस्या है। इन दवाओं में सक्रिय दवा सामग्री एपीआई के असंगत स्तरों से समस्या और भी जटिल हो गई है। तो कुछ दवाओं को आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए, कर्नाटका सरकार ने राज्य में सीबीआई जांच पर लगाई रोक, केंद्रीय एजेंसी को बताया पक्षपाती। देखिए, कर्नाटका कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है कि सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ली गई है। ठीक है, और सीबीआई को किस शक्ति कहाँ से मिलती है? तो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत कर्नाटका राज्य में आपराधिक मामलों की जांच के लिए सीबीआई को सामान्य सहमति देने की अधिसूचना वापस ले ली गई है। और ऐसा क्यों किया गया है? तो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 6 के अनुसार किसी भी राज्य में अपराध की जांच करने के लिए सीबीआई को अपनी जांच करने से पहले
संबंधित राज्य सहमति की आवश्यकता होती है। तो अब क्या है कि जांच करने के लिए आप डायरेक्ट नहीं जा सकते सीबीआई, उसे राज्य सरकार से सहमति लेनी होगी। तो देखिए एक कोई यूट्यूबर है एलविस यादव करके, इन पर ईडी का एक्शन हुआ है। इन पर मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत इनकी संपत्ति कुर्क की जा रही है। ठीक है, तो हमको बस यही देखना है कि यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लगा है। तो ईडी ने यूट्यूबर सिद्धार्थ यादव उर्फ एलविस यादव और कुछ अन्य के मामले में धन शोधन जांच के तहत संपत्ति को कुर्क किया है। और ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि इन्होंने पहले कहीं पार्टी आयोजित किया था जिसमें मादक पदार्थ के रूप में सांप के जहर, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी लगा हुआ है। ठीक है, के संदिग्ध उपयोग और संबंधित वित्तीय लेनदेन से संबंधित मामले में पूछताछ की गई थी। तो देखिए ईडी के दायरे में कौन कौन सी जांच आती है। तो कथित तौर पर अपराध से अर्जित धन तथा रेव या मनोरंजन पार्टियों के आयोजन के लिए अवैध धन का उपयोग करना, ये सभी क्या है ईडी के जांच के दायरे में आता है। देखिए पीएलएफएस डेटा क्या कह रहा है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, इसने कहा है कि 2023-24 में स्वरोजगार करने वाली महिलाओं का हिस्सा बढ़कर 67.4% हो गया है, जो 2017-18 में कितना था, 51.9%। परिवार द्वारा संचालित उद्यमों में मदद करने या खुद अपना कारोबार चलाने से देश की महिला श्रम बल में सबसे ज़्यादा काम मिल रहा है। तो जो स्वरोजगार है वहीं पर महिलाओं की संख्या बढ़ रही है और उनकी हिस्सेदारी बढ़ रही है। रिपोर्ट को निकालता कौन है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, और ग्रामीण इलाकों में स्वरोजगार करने वाली महिलाओं की हिस्सेदारी इस अवधि में 57.7% से बढ़कर 73.5% हो गई है, जबकि शहरी इलाकों में यह 34.7% से बढ़कर 42.3% हो गई है। इस प्रकार देखें तो महिलाओं की जो श्रम बल में हिस्सेदारी है वो या भागीदारी बढ़ रही है। जो 2017-18 में 23.3% थी, वो अब 23-24 में बढ़कर 41.7% हो गई है। तो देखिए पीएम किसान योजना के अंतर्गत 18th इंस्टॉलमेंट आपके खाते में पहुंच सकता है। उसके लिए जरूरी क्या है कि पीएम किसान का लाभ केवल उन किसानों को ही मिलेगा जिनका ई-केवाईसी और भूमि का वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है। ठीक है, तो पीएम किसान योजना क्या है? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसे सरकार ने दिसंबर 2018 में किसानों की आय को समर्थन देने के लिए शुरू किया था। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और यह राशि हर 4 महीने में 2,000 रुपये की 3 समान किस्तों में सीधे लाभार्थियों के अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दी जाती है। और इस योजना के तहत पूरा खर्च जो है केंद्र सरकार की तरफ से ही उठाया जाता है। ठीक है, तो केंद्र सरकार 2 तरीके की योजनाएं चलाती है, एक को क्या बोलते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम और एक को बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंतर्गत आता है। तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किया है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेश में ही विकसित 130 करोड़ रुपए की लागत से 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किया। ये कहाँ कहाँ लग रहे हैं? तो एक देखिए पुणे में, दूसरा दिल्ली में और तीसरा कोलकाता में। तो पुणे में विशाल मीटर रेडियो टेलीस्कोप, फास्ट रेडियो बर्स्ट और अन्य खगोलीय घटनाओं का पता लगाने के लिए सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाएगा। दिल्ली में इंटर यूनिवर्सिटी में लगाया जा रहा है, इंटर यूनिवर्सिटी एक्सलरेटर सेंटर में, जहां पर पदार्थ विज्ञान और परमाणु भौतिकी जैसे क्षेत्र में अनुसंधान कार्य को बढ़ावा दिया जाएगा। कोलकाता में एसएन बोस सेंटर में लग रहा है, जहां भौतिकी, ब्रह्मांड विज्ञान और पृथ्वी विज्ञान जैसे क्षेत्रों में उन्नत रिसर्च किया जाएगा। तो देखिए भारत जो है ग्लोबल नेटवर्क की संचालन समिति का हिस्सा बन गया है और भारत जो है भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में एक अहम भूमिका निभाएगा। देखिए
जो ग्लोबल नेटवर्क संचालन समिति है, इसको आधिकारिक तौर पर जून 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के भ्रष्टाचार के खिलाफ विशेष सत्र में एक विशेष कार्यक्रम के दौरान शुरू किया गया। ठीक है, इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें 15 सदस्य होते हैं। इसमें 13 सदस्य, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। ठीक है, इसका संचालन वही समिति करती है। ग्लोबल नेटवर्क में 121 सदस्य देश शामिल है और 219 सदस्य प्राधिकार मतलब अथॉरिटी है वो शामिल होती है। और भारत शामिल कहाँ हुआ है? तो अभी बीजिंग में भ्रष्टाचार निरोधक कानून प्रवर्तन प्राधिकरणों के वैश्विक परिचालन नेटवर्क की 5वीं पूर्ण बैठक के दौरान बहुचरणीय मतदान प्रक्रिया के द्वारा भारत को संचालन समिति के लिए चुना गया है। ठीक है, तो इसमें जो सेंट्रल प्राधिकरण होगा वो कौन होगा? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय होगा भारत की तरफ से। और जो अन्य प्राधिकरण सदस्य होंगे उसमें सीबीआई शामिल होगा और ईडी भी इसमें प्राधिकारी के रूप में शामिल होगा। इनका कार्य क्या है? तो सीमा पार वित्तीय अपराधों और भ्रष्टाचार से निपटना। यह एक खास मंच बनकर उभरा है जहां दुनिया भर की एजेंसियां सर्वोत्तम प्रथाओं, आपराधिक खुफिया जानकारी साझा करती है, रणनीतिक विकसित किया जाता है और भ्रष्टाचार से निपटने में साझा सहयोग किया जाता है। तो देखिए, गेमिंग ऐप घोटाला चल रहा है। पहली बार ईडी ने चीनी नागरिकों के ई वॉलेट से 25 करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसी को जब्त किया है। तो देखिए, ईडी ने फीवियन ऐप है, गेमिंग का है, उसका जांच कर रही थी जिस पर कथित तौर पर 400 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई है। एजेंसी ने बताया कि यह पैसा ऐप में पैसे डालने वाले भारतीय उपयोगकर्ताओं के करीब 80 बैंक खातों से भेजे गए हैं। ठीक है, और ये जो गेमिंग ऐप है फीवियन की जांच में दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एजेंसीज बीनेंस के 3 चीनी नागरिकों द्वारा बनाए गए 3 खातों से लगभग 25 करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसी को कुर्क किया गया है, जिसने कथित तौर पर चीट फंड जैसी धोखाधड़ी के माध्यम से उपयोगकर्ता को धोखा दिया है। और यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंतर्गत की गई है। और इसमें होता क्या है कि जो न्याय निर्णायक प्राधिकरण है वो 180 दिनों के भीतर ईडी द्वारा किसी भी संपत्ति की कुर्की पर निर्णय लेना और उसकी पुष्टि करती है। फिर एजेंसी क्या करती है, जब न्यायाधिकरण निर्णय ले लेता है तो जो कुर्क की गई संपत्ति होती है तो उस आभासी मुद्रा को एजेंसी के खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। तो ये हो रहा है। तो ऑनलाइन गेमिंग से अवश्य बचिए। आप लोगों ने एक वीडियो भी देखा होगा जिसमें एक लड़के ने 96 लाख रुपए गंवा दिए हैं। ठीक है, तो इसको मत खेलिए। देखिए, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, इसकी एक संगठन है जिसको इब्सा बोलते हैं, ने लश्कर ए तोयबा जैसे मोहम्मद और उनके गुर्गों के खिलाफ कार्यवाही का आह्वान किया है। ठीक है, तो तीनों देशों के विदेश मंत्री कहाँ मिले? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र चल रहा है, 79। ठीक है, तो उसी के दौरान इन्होंने यह घोषणा की है। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था के अस्थायी सदस्य बनने के लिए प्रयासरत हैं। तो इब्सा ने क्या क्या काम किया है? इन्होंने कहा है कि यूएनएससी में भी हमें जगह मिलना चाहिए। ठीक है, तो यूएन में भी सुधार की मांग की है। इसके अलावा ये क्या है कि ब्रिक्स में भी शामिल है तीनों देश, और G20 में भी शामिल है। अभी वो त्रिमूर्ति हैं, क्यों? क्योंकि भारत ने 2023 में इसकी अध्यक्षता कर ली है। अभी जो 2024 की अध्यक्षता है वो ब्राजील करने वाला है और 2025 में दक्षिण अफ्रीका इसकी अध्यक्षता को संभालेगा। अब देख लीजिए इब्सा क्या है। तो इसकी स्थापना 2003 में की गई थी, जिसमें भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका संवाद मंच के रूप में इसको स्थापित कर रहे थे, जिसका उद्देश्य क्या था कि विकासशील दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों को एक साथ लाना। ठीक है, तीनों ब्रिक्स में भी शामिल है जो मैंने आपको बताया। जब पहली बार इसका गठन किया गया था तो इब्सा ने यह अपेक्षा की गई थी कि यह एक ऐसा गठबंधन होगा जो अंतर्राष्ट्रीय संवादों और वार्ताओं में अपनी सौदेबाजी शक्ति को मजबूत करेगा। लेकिन
2011 से 2017 के बीच में ये ठंडे बस्ते नहीं रहा। इन 7 सालों में कोई भी मंत्री स्तरीय बैठक ही नहीं हुई और 2017 के बाद यह पुनः सक्रिय हुआ है और विदेश मंत्रियों द्वारा प्रत्येक वार्षिक संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाता है। इसमें उन्होंने पहले भी आतंकवाद से लड़ने का आह्वान किया था, लेकिन इस बार उन्होंने उन आतंकवादी संगठनों को के नाम को भी शामिल किया है। तो असमिया लोगों के पहचान के लिए 1991 का आधार बनाया जाएगा, ऐसा सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है। ठीक है, इस कट ऑफ का उद्देश्य असम समझौते के खंड 6 के अंतर्गत क्रियान्वित की जाने वाली कुछ योजनाओं के लिए लाभार्थियों की पहचान करना है। तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार ने असम समझौते के खंड 6 के तहत कुछ योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए असमिया मूल निवासियों की पहचान हेतु 1951 को आधार वर्ष निर्धारित किया है। तो देखिए, पहले जो असम समझौता हुआ था 1985 में केंद्र सरकार और असम आंदोलन के नेताओं के बीच में हुआ था, क्योंकि 1979 में अवैध अप्रवासियों की पहचान करने और उन्हें निर्वासित करने के लिए आंदोलन किए गए थे। समझौते में क्या है कि 24 मार्च 1971 की मध्य रात्रि से पहले देश में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को असम में भारतीय नागरिक के रूप में परिभाषित किया गया था। तो ये कट ऑफ डेट आपको पता होना चाहिए। बाद में क्या किया, 2019 में सरकार ने इसमें समझौता के खंड 6 के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 14 सदस्यीय पैनल का गठन किया और उसका मेन मुद्दा क्या था कि असमिया लोगों की कानूनी परिभाषा पर कोई सहमति नहीं थी, तो उसी में सुझाव देने के लिए 14 सदस्यीय टीम बनाई गई और समिति ने 2020 में कहा कि 67 सिफारिशें उन्होंने सौंपी है, जिसे तत्कालीन असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को सौंपा गया था और इसी समझौते के खंड 6 के तहत वर्तमान मुख्यमंत्री जो कुछ योजनाएं चला रहे हैं उसका आधार वर्ष 1951 रख रहे हैं। ठीक है, तो असम सरकार का कहना है कि वह खंड 6 से संबंधित केंद्र द्वारा नियुक्त समिति द्वारा की गई अधिकांश सिफारिशों को लागू करेगी, जिसमें कहा गया है कि सरकार को असमिया लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषाई पहचान और विरासत की रक्षा, संरक्षण, संवर्धन के लिए संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक उपाय करने का अधिकार है। ठीक, तो इसी के तहत ये किया जा रहा है। तो एक जो न्यूज है, कार्यकर्ता हैं हर्ष मंदर, इनके एनजीओ को आयकर छूट रद्द कर दिया गया है। तो आयकर अधिनियम की धारा 12A के तहत गैर सरकारी संगठन अमन बिरादरी, इनके संगठन का नाम है, उसके पंजीकरण को रद्द कर दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि एनजीओ को अब आयकर का भुगतान करने से छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, देखिए टेनिस के फील्ड से एक है कि जीवन और विजय की जोड़ी ने हांगजो ओपन में पुरुष युगल का खिताब जीता है। तो भारत के जीवन नेदुनचेझियान और विजय सुंदर प्रशांत ने चीन में 2024 हांगजो ओपन एटीपी 250 पुरुष युगल का खिताब जीत लिया है। इन्होंने जर्मनी के खिलाड़ियों को हराया है। तो ध्यान रखिएगा, हांगजो ओपन एटीपी है और नाम क्या है, जीवन नेदुनचेझियान और विजय सुंदर प्रशांत। तो देखिए एक बुक है द बुक ऑफ कंपैशन। ठीक है, इसको लिखा किसने है, तो दलाई लामा, कैलाश सत्यार्थी और पूजा पांडे ने मिलकर लिखा है। तो ये है हमारे दलाई लामा जी और ये है कैलाश सत्यार्थी जी। ठीक है, बुक का नाम याद रखिएगा, द बुक ऑफ कंपैशन। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, तो इनका कहना है कि करुणा ही युवा बने रहने का रहस्य है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन पाएं। धन्यवाद।